ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं पटना एलजेपी दफ्तर से, जहां हंगामा हो रहा है। चिराग और पशुपति पारस के समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर है। थोड़ी देर पहले ही पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं और उसके बाद देखिए किस तरह से ये नौबत आ गई है कि पुलिस को खदेड़ना पड़ रहा है कुछ समर्थकों को वहां से। और लगातार इस तरह की स्थितियां, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही खेमे जो हैं वो एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एलजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो अभी तक पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली तक था वो अब पटना तक पहुंच गया है। कल तक आप सिर्फ कालिख पोतने वाली तस्वीरें देख रहे थे, अब पुलिस को वहां पर लाठी डंडे तक बरसाने पड़ रहे हैं क्योंकि ये खदेड़ने पर भी मान नहीं रहे हैं। और चिराग पासवान समर्थक ये बताए जा रहे हैं जिन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। अभी स्थितियां इस वक्त देखिए एलजेपी के दफ्तर में किस तरह की बनी हुई है। गेट से बाहर निकालने के लिए चिराग के समर्थकों को वहां पर खदेड़ना पड़ रहा है, गेट बंद करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही हवाला इस बात का भी दिया जा रहा है कि महामारी का समय चल रहा है, भीड़ लगाना उचित नहीं है और ऐसा मत कीजिए। पहले तो समझाया बुझाया गया, लेकिन जब नहीं समझे तो फिर किस तरह से उन्हें वहां से खदेड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई वो भी आपके सामने है। दिल्ली में ऑपरेशन एलजेपी की सफलता के बाद पशुपति पारस पटना पहुंचे हैं। पार्टी मुख्यालय पहुंचने में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उससे पहले की देखिए किस तरह से वहां समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन बता रहे थे कि उतना मुखर विरोध अब चिराग पासवान के समर्थक पशुपति पारस का करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दबे पांव पशुपति पारस की तरफ भी पहुंच गए हैं, यानी कि उन्हें यह समझ आ गया है कि अब किस तरफ का खेमा ज्यादा मजबूत है और वो दावेदारी के तहत वहां पर जुड़ते दिख रहे हैं। इधर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप बताए हैं, लगाए हैं। चंद्रमोहन इन बातों को सुन रहे हैं, उन तक मैं पहुंचूंगी जरूर, लेकिन एक बार मुझे जानकारी मिल जाए कि वो हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं। लेकिन तस्वीरें आप इस वक्त देखिए। चंद्रमोहन, तस्वीरों के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जो चिराग समर्थक अभी पार्टी ऑफिस के बाहर थे, उनको जो यहाँ पर बिहार सैन्य पुलिस के जवान थे उनको खदेड़ कर बाहर कर रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो चिराग समर्थक थे कल भी यहाँ पर पहुँचे थे। कई पोस्टरों पर उन लोगों ने कालिख पोत दी थी, पोस्टरों को फाड़ने की कोशिश की गई थी और उसके बाद यहाँ पर पुतला दहन किया गया। जमकर हंगामा हुआ था कल सामने और वही समर्थक अभी यहाँ पर बाहर में पहुंचकर पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा कर रहे थे। जब पशुपति पारस यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुंचे थे तो उनको रोकने की कोशिश की गई। उस वक्त दोनों के समर्थकों में तनातनी हो गई थी और जमकर हाथापाई भी हुई थी। और अब जो चिराग पासवान के समर्थक पार्टी ऑफिस के बाहर बैठे थे उनको अभी पुलिस यहाँ से खदेड़ते हुए लाई है, जिनके हाथ में गद्दार चाचा करके एक पोस्टर बना हुआ था और साथ ही जो चिराग पासवान के समर्थक थे वो वहाँ पर काले झंडे लेकर धरना दिए हुए थे, उनको पुलिस यहाँ पर खदेड़ते हुए लाकर पहुँची है। तो अभी पार्टी ऑफिस के बाहर से उनको हटा लिया गया है और जितने भी चिराग पासवान के समर्थक पहुंचे थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है पार्टी ऑफिस के सामने, ताकि किसी तरह का हंगामा और बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। जैसे ही जो पशुपति पारस के समर्थक और जो उनका काफिला यहां पर पहुंचा उसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। उस वक्त पुलिस जो यहाँ पर तैनात थी उनको रोकने की कोशिश की और उसमें रोकने में कामयाबी भी हासिल हुई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, ये वही पुलिसकर्मी हैं जिनकी तैनाती यहाँ पर हुई है पार्टी ऑफिस के सामने। और उसके बाद जो लोग भी यहाँ पर पहुँचकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो पशुपति पारस अभी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता के साथ बैठक कर रहे हैं। कल 11 बजे के करीब सूरजभान सिंह जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं उनके घर पर एक बैठक है और बैठक के बाद फिर उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन जो तस्वीरें अभी सामने देखने को मिल रही है उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो भी एलजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग अभी पशुपति पारस के साथ हैं और उनके आने में अगुवाई के लिए पहुंचे हुए थे। फूल माला और बैंड बाजे के साथ पार्टी ऑफिस से लेकर और एयरपोर्ट तक। तो अभी जो है वो पशुपति पारस अपने पार्टी के नेताओं के साथ पार्टी ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनका जो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये पार्टी कार्यालय है। कल शाम में यहाँ पर
हंगामा चल रहा था। जो चिराग के समर्थक थे वो पोस्टरों पर और जो सामने पशुपति पारस का बोर्ड लगा हुआ था उसमें काली पोत दी थी, लेकिन अभी ये सब कुछ बदल गया है। सामने जो नया पोस्टर लगा है उसमें उसके ऊपर सूरजभान सिंह की तस्वीर है, 4 सांसद हैं उनकी तस्वीर है, और साथ ही पशुपति पारस जो पार्टी के अब सब सर्वा सर्वे माने जा रहे हैं, सब कुछ वही माने जा रहे हैं, उनकी तस्वीर लगी है। तो यहाँ की तस्वीर आज की नजर आ रही है। जो ये सुबह में उनके स्वागत के लिए ये तस्वीर लगाई गई थी, और अब जो पशुपति पारस पहुँचे हैं तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अभी पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि अगर पशुपति पारस के समर्थक बाहर निकलें और जो चिराग पासवान के समर्थक बाहर बैठकर हंगामा कर रहे थे तो दोनों के बीच फिर से एक बार झड़प ना हो जाए। तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदर में अभी पशुपति पारस के समर्थक बैठे हुए थे वो अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और माना जा रहा है कि कल जो सुबह चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो चिराग पासवान अब बिल्कुल पार्टी में अलग थलग नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो कानून का भी सहारा लेंगे, लेकिन उनको कल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, फिर जो पार्टी के कई पदों पर वो मौजूद थे, ऐसे में पार्टी की तरफ से हवाला दिया गया कि एक आदमी एक पद के तौर पर पार्टी में कोई भी आदमी रह सकता है। ऐसे आलम में अब वो पार्टी से बिल्कुल बेदखल हो चुके हैं, और कल तक जिनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही थी होर्डिंग, बैनर और बड़े बड़े पोस्टरों में, वो बिल्कुल हट चुका है। और अब यहाँ पर पशुपति पारस के और जो उनके समर्थक हैं उनके बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। एक और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सड़क के दूसरे तरफ का, जहाँ पे कई पोस्टर एक साथ लगाए गए हैं जिसमें कहीं भी चिराग पासवान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, और इन पोस्टरों में भी सिर्फ वही नेता और वही सांसदों के फोटो लगे हुए हैं जो अभी पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। कल 11 बजे जब मीटिंग होगी, जब बैठक होगी, उसमें जाहिर सी बात है पशुपति पारस इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे, और उसके बाद फिर आगे चिराग पासवान क्या करते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो सामने नजर आ रहा है जो पार्टी के जो बड़े नेता और पशुपति पारस इन पोस्टर्स के जरिए चंद्रमोहन ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान एलजेपी में अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन पोस्टर के जरिए तो यही आकलन निकल रहा है। इधर एलजेपी नेता पशुपति पारस दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। ये तस्वीरें उनके एयरपोर्ट पहुंचने पर, और आगे का उनका कार्यक्रम क्या रहता है, क्योंकि कल भी उनका चुनाव होना है, उस पर भी निगाहें हैं। उस पर भी निगाहें हैं कि अब वो पार्टी दफ्तर जब पहुंचने वाले होंगे तब की क्या स्थितियां होंगी, क्योंकि अभी तो दोनों ही तरफ के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस अभी तो रातों रात एलजेपी में तख्ता पलट करने वाला चेहरा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पशुपति पारस, वो चेहरे जो चाचा भतीजे अभी तक साथ नजर आ रहे थे 2 दिन पहले तक, लेकिन सियासी घटनाक्रम इस कदर बदला कि अब ऐसी तलखी है कि भतीजा घर के बाहर इंतजार करता रहा चाचा के, लेकिन मुलाकात नहीं करने पहुंचे, और हवाला अलग अलग तरह से दिया गया कि कोविड है, वो घर पर नहीं है। तमाम घर में जो सदस्य हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें कोविड हो गया है। लेकिन अब जो तस्वीर है ये असल मायने में एलजेपी के अब आने वाले भविष्य को तय करने वाली है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जब चाचा पर चिराग ने हमला बोला, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इंतजार चिराग पासवान के था उस बयान का कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बात रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जब वो बीमार थे, परेशान थे, तब उनके खिलाफ पार्टी में षड्यंत्र रचा गया, उसकी साजिश रची गई और उन्हें धोखा दिया गया। साथ ही उन्हें कानून का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि मैं कानूनी विकल्पों पर आगे अब विचार करने जा रहा हूं। जेडीयू पर बड़ा निशाना साधा। वहीं पटना पहुंचे पशुपति पारस की तस्वीर, जहां पर पशुपति समर्थक उनके लिए नारे लगा रहे हैं, उन्हें फूलों की माला पहना रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने की है, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा एक खेमा एलजेपी का है जो इस वक्त पशुपति पारस के साथ खड़ा हुआ है, जैसा कि चंद्रमोहन भी बता रहे थे। पशुपति पारस पटना पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने पटना के एलजेपी दफ्तर पर जोरदार उन्होंने हमला बोला है, और साथ ही साथ
लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान पर चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चाचा पशुपति पारस के साथ जारी विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते थे कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो दो तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं पटना पहुंचे पशुपति पारस की। वहीं चिराग समर्थकों का हंगामा और आलम यह है कि वो चिराग जिनकी वजह से एलजेपी का दफ्तर जाना जाता था, वहां से उन्हीं के समर्थकों को बाहर निकाला जा रहा है। ये दिन भी चिराग पासवान और उनके समर्थकों को देखना पड़ेगा। ये शायद उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, लेकिन आज बदलती घटनाक्रम की तस्वीर में ये अहम है। राजनीतिक घटनाक्रम बिहार का किस कदर एलजेपी के लिहाज से बदल रहा है। हम लोग हंगामा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग जो पार्टी के जो अभी ये पशुपति पारस जी हैं जो चिराग के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी का संविधान क्या कहता है, जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो नोटिफिकेशन, और वो जनरल सेक्रेटरी नोटिफिकेशन निकाल के इन 5 एमपी को निलंबित कर दिए हैं। तो चिराग समर्थकों के भीतर गुस्सा है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है वो जानना और समझना अहम होगा। अभी देखिए पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें, पशुपति पारस को किस तरह से मीडिया ने और समर्थकों ने घेरा हुआ है और वो आगे का कार्यक्रम क्या रखने वाले हैं, ये भी सब पर सबकी निगाहें इस बात पर रहेगी। और अब ये जो सियासी घटनाक्रम बदला है, इसका बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ अब जो बाकी विकल्प है चिराग पासवान के लिए वो क्या क्या है, कानूनी विकल्पों के अलावा उनका राजनीतिक सफर आगे आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है, ये भी अपने आप में अहम होगा। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान पर चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चाचा पशुपति पारस के साथ जारी विवाद पर चिराग पासवान ने कहा कि वो चाहते थे कि परिवार की बात बंद कमरे में निपट जाए, लेकिन अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। चिराग ने चाचा पर बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है कि उनके पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नीरज, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चिराग पासवान ने और गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ अपने चाचा पर बल्कि जेडीयू पर भी, अब आगे इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएंगे? देखिए, आगे अगर सियासी मायने की बात करें तो चिराग पासवान कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि दूसरे खेमे की तरफ से इस एलजेपी पर दावा किया गया है और कल चुनाव का ऐलान भी किया गया और कल पटना में चुनाव के लिए तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया। लेकिन इस वक्त जो एलजेपी के कार्यकर्ता है, चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो यहाँ पटना में जो कुछ हो रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं पटना की तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं। वो पटना में पशुपति पारस वहाँ जो पहुँचे हैं उस पर नज़रें हैं कार्यकर्ताओं की। तो तमाम, चाहे चिराग पासवान हो या उनके जो रणनीतिकार हैं या बाकी नेता हैं, वो इस बात पे नज़र लगाए हुए हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है पशुपति पारस को। तो इन तमाम चीज़ों पे नज़रें हैं चिराग पासवान और उनकी पूरी टीम की। और आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई लड़ने के अलावा ज़मीनी लड़ाई भी वो लड़ेंगे, बिहार में जाकर बिहार का दौरा करेंगे, लेकिन उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेकिन अभी नज़रें हैं कि पशुपति पारस जो वहाँ पहुँचे हैं वो किस तरह का बयान देते हैं, उनके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि 5 सांसद तो ज़रूर हैं, इसके अलावा दूसरे कुछ नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी बहुत लोग हैं और उनको ये देखना है कि ज़मीन पर जब वो पहुँचेंगे तो कितना जन समर्थन उन्हें मिलता है। ठीक है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा है वो सुन लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि एलजेपी के संविधान के मुताबिक अभी वो ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग के मुताबिक पार्टी के संविधान के मुताबिक सिर्फ संसदीय दल और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संसदीय दल के नेता को चुन सकता है। अगर चाचा कहते तो उन्हें संसदीय दल का नेता बना दिया जाता। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। नीरज, चिराग पासवान एलजेपी के संविधान की बात कर रहे हैं, ऐसे में उनके पास अब कानूनी विकल्प क्या है और साथ ही साथ कानूनी कदम उठाने की वो जो बात कह रहे हैं वो किस बात की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, कानूनी कदम क्या होता है, आपको उदाहरण देना चाहेंगे। पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस के अंदर जब इस तरह की पार्टी पे अधिकार को लेकर लड़ाई हुई थी तो चुनाव आयोग के दरवाजे तक ये पूरा मामला पहुंचा था। हाल के वक्त का जिक्र करना चाहूँगा, अभी कुछ ही साल पहले समाजवादी पार्टी पर दावे को लेकर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच लड़ाई हुई थी और चुनाव आयोग के दरवाजे तक पूरा मामला पहुंचा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी किसकी होगी, क्योंकि आज की तारीख में तकनीकी तौर पे पार्टी चिराग पासवान की है, वही पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन दूसरे खेमे की तरफ से दावा कर दिया गया है तमाम पदों पे। और कल जब चुनाव होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पशुपति पारस की नियुक्ति भी कर दी जाएगी उनकी तरफ से आधिकारिक तौर पे। लेकिन चुनाव आयोग ये तय करेगा कि पार्टी किसकी है और इसके लिए कानूनी लड़ाई होगी। तो जो रास्ता तय करना होगा आने वाले दिनों में वो चुनाव आयोग तय करेगा उनकी तरफ से, यानी पशुपति पारस खेमे की तरफ से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। और एक और जानकारी आपको दे दूं प्रीति, कल जो 5 सांसदों को निलंबित करने और निकालने का फैसला था उसकी जानकारी भी चुनाव आयोग को एलजेपी की तरफ से यानी चिराग पासवान की तरफ से दे दी गई है। ठीक है, हमारे साथ चंद्रमोहन जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बताइए पशुपति पारस का आगे का कार्यक्रम और वो जो अभी भिड़ंत हो रही थी उसका क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस अभी इस पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं और जो उनके तमाम समर्थक और बड़े नेता हैं उनके साथ बैठकर मंथन चल रही है कि कल सुबह 11 बजे जो बैठक है उनमें किन किन लोगों को सूचना दे दी गई है और बाकी किन लोगों को सूचना देना बाकी है। क्योंकि कल जो बैठक है उसमें पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी पहुंचना है उन लोगों को, और उसके बाद वहीं से आगे की कार्यक्रम तय हो गए। और माना जा रहा है कि कल जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और से कल जो सूचना दी गई थी पशुपति पारस की तरफ से, उसके बाद से जो तमाम कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। आज जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो गाजे बाजे के साथ उनकी स्वागत हुई और उसके बाद अभी पार्टी कार्यालय में अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि वो पार्टी कार्यालय से बाहर निकले और फिर अपने घर की ओर जाएं। हो सकता है कि देर रात यहाँ से निकले, लेकिन कल 11 बजे के करीब यहाँ पर सूरजभान सिंह के आवास पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक है जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो उसकी भी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है और जो भी राष्ट्रीय नेता हैं या फिर क्षेत्रीय नेता हैं उन सभी लोगों को सूचना दे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग के समर्थक। चंद्रमोहन, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और पशुपति पारस की वो जो मीटिंग चल रही है वो जैसे ही खत्म होती है दोबारा रुख होगा आपका। साफ है पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज हो गई है। चिराग पासवान आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी स्थिति उन्होंने साफ की है। वहीं पशुपति पारस आज शाम एलजेपी सांसदों और नेताओं के साथ पटना पहुंचे हैं। वो 17 जून को पटना में एलजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। पशुपति पारस जी है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो विवाद चल रहा है आखिरकार एलजेपी है किसकी? चिराग भी दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं। एलजेपी है बहुमत, जिसके पक्ष में बहुमत होगा एलजेपी उसके साथ। बहुमत ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, जिस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो भी हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिक्स में तो
बहुमत मस्त माना जाता है। आज हम MP बन के आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ गए, बहुमत से जीत के ना है। उसी तरह से पार्टी चलती है बहुमत की राय से। तो बहुमत हमारे पक्ष में है, चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है, वो बहुमत खो चुके हैं। इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दिए हैं, वो गैर संवैधानिक। लंबा चौड़ा लेटर लिखा था और आपके ऊपर कहा था कि जो ये पापा के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद कुछ बदलाव आ गया आप में और एकदम आप परिवार के साथ नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, चिराग से पूछिए कि पापा जी के जाने के बाद बदलाव क्यों आया। ये उनसे पूछिए कि जब लोकसभा के चुनाव में, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, मैं 6 लोकसभा चुनाव पर लड़ा और मैं जीता, फिर मुझको अध्यक्ष पद से बिना किसी कारण के क्यों हटाए। तो आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए कि विवाद घर में क्यों हुआ, पार्टी में विवाद क्यों हुआ, एक बाहरी आदमी आकर के पार्टी में क्यों शासन कर रहा है। ये चिराग पासवान जी से पूछिए। चलिए, बिहार के बाद अब राजस्थान की सियासत का हम रुख करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम बता दें, इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि राजस्थान कांग्रेस में जो मची हलचल है, इसके तहत दिल्ली से बड़ी खबर ये इस वक्त है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सचिन पायलट की चुप्पी, उनके उस बयान का इंतजार किया जा रहा है अभी भी कि आगे उनका जो नजरिया रहता है पार्टी को लेकर और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर वो क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी जुड़ गए हैं। भवानी, क्या जानकारी सचिन पायलट को लेकर? देखिए, सचिन पायलट अगले कुछ ही मिनट में जयपुर पहुंचने वाले हैं। उनके आवास पर, उनके आवास के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ में पायलट समर्थक विधायक हैं इंद्रराज गुर्जर। इंद्रराज जी, ये तनातनी कब तक चलेगी? ये तो मैं नहीं बता सकता कि जब तक जो मांगे कार्यकर्ताओं की बात को लेकर के पायलट साहब ने उठाई हैं, उन मांगों पे जल्दी से जल्दी पार्टी को ध्यान देना चाहिए और आलाकमान को इस बारे में ध्यान देकर के जल्दी से निस्तारण करना चाहिए। क्या यही 2 बड़ी मांगे, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियाँ? देखिए, हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल राजनीति में का मेहनत करके जो पार्टी 2013 में 21 सीटों पे आके सिमट गई थी, पायलट साहब के नेतृत्व में 5 साल में सब लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस का राज बनाया, 101 सीटों पे लेके आए। उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, बेलगाम हो चुके ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम लगे, राजनीतिक नियुक्तियां हो और मंत्रिमंडल का विस्तार हो, ये हम सब लोग मांग करते हैं। एक हमारी जानकारी है कि पार्टी आलाकमान ने पायलट साहब को ऑफर दिया कि 3 मंत्री पद दिए जा सकते हैं और उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। क्या ये ठीक है? देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये पायलट साहब की अगर उनसे कोई बात हुई तो मेरी जानकारी में ऐसी बात आई नहीं कि इस तरीके का कोई फार्मूला दिया गया। अच्छा, क्या आपकी नज़र में कितने मंत्री पद होने चाहिए, कितने मिलने चाहिए? देखो, ये मंत्री सब पार्टी के लोग बनेंगे, ये पार्टी आलाकमान को तय करना है, पायलट साहब को तय करना है कि जितने भी जिस तरीके से वो करना चाहें, हम सब लोग उसमें सहमत हैं। हम सब लोगों को, मेरी कोई इच्छा नहीं कि हम लोग मंत्री बने, हम चाहते हैं कि जो भी पद खाली उनको भरे जाएं ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। लेकिन पायलट साहब 6 दिन दिल्ली में रहे और दिल्ली में बड़े नेता उनसे नहीं मिले। ऐसा है, पायलट साहब कोई स्पेशलिस्ट काम के लिए दिल्ली नहीं गए, वो रूटीन में आपको पता है दिल्ली जाते रहते हैं, उस रूटीन के लिए यहाँ से दिल्ली गए। एक अंतिम सवाल, आपको कहा गया था कि आप लोगों ने गद्दारी की है, पार्टी के साथ बेवफाई की है। किसने कहा? जिनका खुद का आता पता नहीं वो हमें गद्दार बता रहे हैं। हम लोगों के खून में कांग्रेस है, हम लोग 20 साल से बचपन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के संगठन में काम किया है। जो कल बीजेपी में थे, परसों बसपा में थे, आज कांग्रेस में, वो लोग हमें गद्दार बता रहे हैं। उनको खुद के गिरबान में झांकना चाहिए कि वो कहां से आए थे और 2023 में कहां जाएंगे। राजस्थान की सियासत में भवानी अपने आप को सबसे ज्यादा निष्ठावान समर्थक, कार्यकर्ता, नेता बताने की होड़ मची हुई है। मैं रुक कर लेती हूँ, अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सचिन पायलट को पार्टी की तरफ से क्या ऑफर मिला है और इस मुद्दे पर सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान आया है? देखिए, सचिन पायलट की तरफ से सीधी प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है, लेकिन जहां तक कांग्रेस आलाकमान का सवाल है तो कांग्रेस आलाकमान का यही कहना है कि हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 मंत्री परिषद के पद से ज्यादा वह नहीं देने के मूड में फिलहाल आलाकमान दिख रहा है और साथ ही कुछ नगरों के जो अध्यक्ष हैं संबंधित विभागों के, वो भी देने को राजी हुआ है, लेकिन 6 से 7 मंत्री परिषद के जो पद
देने को तैयार नहीं है हाईकमान। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट का रुख इस पर रिएक्ट करता है। और जहां तक सीधी प्रतिक्रिया सचिन पायलट की ओर से है वो अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही लगातार ये जो घटनाक्रम बदल रहा है इस पर हमारी निगाहें बनी हुई है और साथ ही हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। इन तमाम खबरों के बीच कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। तो भवानी और अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए। इन तमाम खबरों के बीच ये जो वेद प्रकाश सोलंकी जी कह रहे हैं, इस बयान के कितने मायने नजर आ रहे हैं भवानी? देखिए, वेद प्रकाश सोलंकी ने जो कहा है उसका अर्थ देखिए कि वो तंज कस रहे हैं अशोक गहलोत पर। कलयुग का भगवान कह रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हमने मिन्नतें कर ली, अशोक गहलोत से मिल ली है, उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो कलयुग के भगवान हैं, सुनते नहीं हैं। तो कलयुग के भगवान हमारी सुने, पायलट की सुने। अब वो तंज कस रहे हैं, अब वो तंज पार्टी हाईकमान पे भी कस रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत भगवान हो चुके हैं, जो मैंने पार्टी की सुन रहे हैं ना उनकी सुन रहे हैं। तो अब क्योंकि एक तरह से ही निराशा की स्थिति हो गई है, क्योंकि 6 दिन सचिन पायलट मारे, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, इसलिए जो विधायक हैं उनके समर्थक हैं वो इस बात को लेकर खफा है, उनमें मायूसी भी है। और इस वक्त जब सचिन पायलट यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके घर के बाद कुछ विधायक जो उनके समर्थक पहुँच चुके हैं और वो सिलसिला लगातार जारी है। और अब देखना होगा कि सचिन पायलट जब यहाँ पर आते हैं कितने लोग आते हैं उनसे, और सचिन पायलट क्या कहते हैं। अब बहुत कुछ सचिन पायलट पर निर्भर करता है कि वो आगे का स्टेप उनका क्या होगा। बिल्कुल, और राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बयान सामने आया है। राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जो कांग्रेस पार्टी का हाल नजर आ रहा है अभी राजस्थान में, क्या इससे राज्य पे असर पड़ेगा आम लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से ये आप जो है विग्रह से ग्रसित सरकार जब से अस्तित्व में आई है 2018 से लेकर अब तक, इनके आपसी विग्रह के कारण से, आपसी फूट के कारण से, आपसी मनमुटाव के कारण से राज्य की सरकार की प्राथमिकता जो है वो राज्य का विकास या राज्य के लोगों के हित साधन न होकर के अपनी कुर्सी बचाए रखना हो गया है। जो कुछ पिछले लगभग 1.5 साल के कालखंड से जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। राजस्थान की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे? मैंने कहा है कि उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, ताकि शेष बचे हुए समय तो कम से कम वो राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस भावना के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस विश्वास के साथ में उनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, वो उसके साथ में न्याय कर सके। अमित, चाहे अशोक गहलोत खेमा मजबूत हो या फिर सचिन पायलट खेमा मजबूत हो, सच ये है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कमजोर होगी। और इस बात की हम पुष्टि इस बात से कर सकते हैं कि किस तरह से विरोधी इस पूरे घटनाक्रम को परिभाषित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और भाजपा को राजस्थान में हमला करने का मौका मिल गया है सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर, जो ये गुटबाजी उभरकर सामने आई है। और इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। जो पिछले कुछ दिनों में स्थानीय चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था उतना बेहतर नहीं था। और अब जैसे जैसे ये गुटबाजी आगे बढ़ती जाएगी कांग्रेस के नेताओं के बीच, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है वहां पर उसको एक एक करके मौका मिलेगा हमला करने का। और अब देखना होगा कि इन चौतरफा मुसीबतों से जो घिरी है राजस्थान सरकार, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर उसको हैंडल करती है और इन आरोपों का कैसे जवाब देती है। बिल्कुल, और राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है, इसको भी सुन लीजिए। कल 6 से 7 विधायक इधर आपकी तरफ से, 3 से 4 विधायक उनकी तरफ से, वो ये कह रहे हैं, जो 3-4 विधायकों ने, संदीप जी ने, काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट लोग, ये लोग तो नकली कांग्रेसी, असली तो हम हैं। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, हमने बचाने की कोशिश की। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, क्योंकि जब सरकार पर संकट आया था तब इन लोगों ने सरकार को बचाने की कोशिश की।
लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूँ चाहे हमारा कोई भी साथी हो, हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार को पूरा देश देख रहा है। कोरोना संकट में एक मॉडल स्टेट के रूप में हम सामने आए, बहुत अच्छा काम है, पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं अच्छी आ रही। ऐसे में यदि डिफरेंसेस कहीं आते हैं और अखबारबाजी होती है तो ये परिवार का मामला है, इसको हमें खत्म करना। सर, आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुली मांग है। सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए वो पूरे किए जाने चाहिए, तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ये आपने बहुत सही कहा। सचिन पायलट जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और यदि उनका ऐसा कोई बयान आया है तो मेरा मानना है कि अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, मान लो इधर उधर से बात हो रही है, तो आप कह रहे हो कि यदि पायलट साहब से इस तरह के वादे हुए हैं तो पायलट साहब को खुद को आगे आकर, मैं सहसम्मान कह रहा हूँ, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि ये वादे हुए हैं, ये स्थिति है। भवानी, राजस्थान कांग्रेस पर इस बदलते घटनाक्रम का कितना असर होगा आने वाले समय में? देखिए प्रीति, आप असर का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो मिनिस्टर हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि पायलट को आगे आना चाहिए, ये बताना चाहिए कि कौन से वादे हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों गुटों में टकराहट कितनी है। मानने को तैयार भी नहीं है कि कोई वादा भी सचिन पायलट से किया गया था, जबकि ये पब्लिक डोमेन में है कि जब सचिन पायलट जिस वक्त आए थे उस वक्त एक सुलह कमेटी बनाई गई थी। अगर वादा नहीं किया तो वो सुलह कमेटी किसके लिए बनी थी? अब वो चाहते हैं कि सचिन पायलट आए और बताएंगे उनकी मांग क्या है, और ये इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि अशोक गहलोत कैंप चाहता है कि सचिन पायलट को एक्सपोज करे कि देखिए कि ये इन मांगों के लिए अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ सचिन पायलट कैंप इस बात के लिए कि खुद पायलट को बिना बोले इस बात को पार्टी समझ जाए, इस बात को अशोक गहलोत समझ जाए, और जो वादे किए, वादा क्या, सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और पायलट खेमे के लोगों को लिया जाए, और जो ऑफर दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है, वो उनका यह मानना। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात है, लगातार इस तरीके की बातें हैं, लेकिन एक भवानी मैं आपके पास आऊंगी। एक और अहम खबर ये कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर ये है कि वहां पर गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें कई लोग पुलिस वालों पर पथराव करते हुए दिख रहे हैं। बताया गया कि एक रोज पहले वहां सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसका विरोध जताने के लिए उनके घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम उन्हें समझाने और जाम खुलवाने पहुंची थी, लेकिन तभी हंगामा कर रहे लोगों ने उन्हें घेर कर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां बवाल हो गया है। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने पथराव में शामिल 35 लोगों को हिरासत में लिया है, और इस पथराव में 15 पुलिस कर्मियों के घायल होने की जानकारी भी आ रही है। तो उन्नाव उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां पर 2 लोगों की मौत के बाद परिवार वाले और उनके साथ के लोग इकट्ठा हुए सड़क जाम करने के लिए, लेकिन इस दौरान जब पुलिस ने वहां सड़क को इस तरह से जाम करने के लिए उन्हें रोका तो पुलिस वालों पर ही पत्थरबाजी हो गई। वहां पर गांव वाले भी घायल हुए हैं, साथ ही कई पुलिस वालों को भी चोट आने का दावा किया जा रहा है। विरोध जताने पहुंचे थे ये लोग, तो ये देखिए किस कदर लोगों की भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है, ये वीडियो जिस बात की तस्दीक कर रहा है वो ये कि गांव वालों ने पुलिस पर हमला किया है, और ये वीडियो उसी का है जिसमें कई लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते हुए दिख रहे हैं। जानकारी ये भी है कि एक रोज वहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई थी, जिसका विरोध किया गया था, और परिवार वालों ने, घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की और जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर बवाल और बढ़ा और लोगों ने उन पुलिस वालों को ही घेर कर पत्थरबाजी की, जिसके बाद ये बवाल बढ़ गया है। पुलिस लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रही है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। पुलिस ने पथराव में 35 लोगों को हिरासत में लिया और इस दौरान पथराव में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। द्वारा यातायात बाधित करके आवागमन पूरा बंद कर दिया गया, जिसके कारण पुलिस जब यहाँ पर यातायात खुलवाने के लिए आई और उन्होंने परिजनों को मनाने का प्रयास किया, इस पे जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा पथराव किया गया पुलिस पर, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हैं। इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और यातायात को खुलवाने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया,
और कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। अजीत, ये वीडियो कब का है और अब यहाँ पर क्या हालात है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, हिंसक पथराव में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी और करीब 2 घंटे तक ये पूरा प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस में पथराव में जो शामिल थे उनमें से 45 लोगों को हिरासत में ले लिया, यानी उनसे पूछताछ की जा रही है और कई लोगों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत और साथ ही जो कोविड-19 के एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन है या सरकारी कार्य में बाधा डालना और रास्ता अवरुद्ध करना, इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि लगभग 100 के आसपास लोगों के मुकदमा दर्ज किया गया अज्ञात में, लेकिन 45 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कार्रवाई कर रही है। क्योंकि 2 भाइयों की मौत हुई थी और जिसको 100 को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जब पुलिस पहुंची उन्हें हटाने के लिए तो इन्होंने पुलिस पर हमलावर हो गए और 15 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अब पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है, जो अभी तक फरार है, बाकी को चिन्हित किया जा रहा। फिलहाल 45 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो एक बार फिर से अजीत ये तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हुई और परिवार वालों ने उनके शवों को लेकर प्रोटेस्ट करने की सोची, जिसमें परिवार वालों के साथ साथ गांव वाले भी एकत्रित थे, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और उस दौरान पुलिस ने इस मामले में हंगामा बढ़ता देख वहां पर पहुंचकर कोशिश की कि इस हंगामे को कम करवाया जाए और उन्हें समझाया जाए, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान वहां हंगामा और बढ़ गया, तब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर उसके बाद वहां मौजूद गाँव वालों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें जानकारी मिल रही है कि काफी पुलिस वाले घायल हुए हैं और 45 के करीब लोगों को इस घटना के बाद हिरासत में लिया हुआ है। अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है। जान बचाकर भागना पड़ा पुलिस को, ये नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस ने भी डटकर इन लोगों का सामना किया और इसमें 45 लोगों को हिरासत में लिया है। 15 के करीब जानकारी है कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अभी माहौल शांत है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की लाठीचार्ज के बाद उपद्रवी जितने थे वहां से भाग खड़े हुए। भारी पुलिस फोर्स की आधा दर्जन थानों की पुलिस तैनात कर दी गई थी और पुलिस ने ढूंढ कर 45 लोगों को हिरासत में लिया, जो लोग पथराव में शामिल थे। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की शिनाख्त के आधार पर इन 45 लोगों को हिरासत में लिया गया और कहा पुलिस की तरफ से, एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पथराव में शामिल थे, जिसमें उनके 15 पुलिसकर्मी घायल हुए, क्योंकि उस समय आरएएफ भी उनके पास लगी थी, रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, पुलिसकर्मी भी थे। और जब जाम खुलवाने गए थे तब जानबूझकर ये पथराव किया गया, क्योंकि पुलिस बातचीत कर इस रास्ते का इसका हल निकालना चाहती थी। एसडीएम भी थे, डिप्टी एसपी भी थे, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। तो उन्नाव की घटना को लेकर बढ़ गया, कैसे बढ़ गया कि अजीत इस तरह से पुलिस वालों को ही निशाना बनाया गया? देखिए, बिल्कुल जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे 2 भाइयों के 100 को रखकर, उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सगे भाइयों की मौत हुई थी और उनकी बहन की शादी थी। तो आरोप लगा रहे थे। उसकी पुलिस ने कहा कि इस पूरे मसले की जांच होगी, क्योंकि सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, लिहाजा हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन आप लोग जाम खोल दीजिए। ठीक है अजीत, शुक्रिया। इधर बिहार में मानसून जमकर बरस रहा है। राज्य के कुछ जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन बगहा के हालात भारी बारिश की वजह से बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। आपके सामने तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये इस वक्त किस तरह से कार उफनती नदी में बह रही है और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में सुरक्षा बल के कुछ जवान उफनती हुई नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बगहा की, जहां पर बिहार में मूसलाधार बारिश हो रही है। 2 तस्वीरें तेज धार में बही कार की और साथ ही भारी बारिश से किस कदर परेशानियां बढ़ गई है। बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा। और पहली तस्वीर में एक कार उफनती नज़र आ रही है, उफनती हुई नदी में बहती हुई दिख रही है। दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के कुछ जवान उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और बिहार के बगहा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वहां एक उफनती नदी में एक कार फंस गई। लोगों के हाथ पांव फूल गए जब थोड़ी ही देर में कार पूरी तरह से डूब गई और इसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी के पानी में कूद गए और तैरकर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाद में तेज धार में फंसी कार नदी में बह गई। बेहद खतरनाक तस्वीर बिहार के बगहा से। पहले तो ये कार फंसी और फिर उफनती लहरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसके बाद उस कार में सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे भी बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, फिर उन्होंने उस नदी में छलांग लगा दी
और किसी तरह इस पानी से वो बाहर निकल पाए, तब जाकर उनकी जान बची। तो नदी में बह गई कार और उसके ऊपर सवार लोग किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। तस्वीरें हैं बिहार के बगहा की, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद का आलम यह है कि नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कई बार इस तरह के हादसे हो गए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर एक कार इस नदी में फंस गई। उसमें सवार लोग धीरे धीरे उस पानी में, उस नदी में डूबते हुए दिखे, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह कोशिश की, वो कार की छत पर पहुंच गए और जब उन्हें लगा कि अब इससे भी बात नहीं बनने वाली है, इससे भी उनकी जान नहीं बच सकती है, तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और फिर किनारे पर आने की कोशिश की। बिहार के बगहा में भारी बारिश है, वहीं गंडक नदी पर बने हुए बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। आम लोगों के साथ एसएसबी के जवानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस मुश्किल से जूझते जवान कंधे पर बंदूक और सिर पर सामान लिए हुए कमर तक भरे पानी में डूब कर जाने को मजबूर हैं। बताया गया है कि जवानों के कैंप में भी पानी भर गया है, जिसके बाद वो कैंप से अपना सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे, जिसके लिए बाढ़ के पानी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ाई। गंडक नदी में बढ़े जल स्तर ने भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है और उसकी एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए कि एसएसबी के जो जवान है वहाँ पे चकदहवा इनका एक ऑफिस है, जहाँ पे कैंप है, वहाँ पे कैंप में पूरा कैंप में पानी लगभग 4 फीट भर जाने के कारण वहाँ से सारे बीएमपी के जो जवान हैं वो उन जवानों को, एसएसबी के जवानों को वहाँ से निकलना पड़ा है और ये जवान किस हालात में यहाँ से निकल रहे हैं ज़रा देखिए कि अपने सारे आर्म्स हैं, अपने सामान हैं, अपने सारे सामानों के साथ सर पे उठा करके और यहाँ से कैसे पानी में निकलने को मजबूर हैं। और आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई नदी नहीं है बल्कि एक सड़क है और सड़क पे जो पानी की जो रफ्तार है वो गांव में घुसने के कारण जो है वो पानी इस कदर यहाँ पे भर गया है और लगातार इसका जो बहाव है वो बहुत तेज़ है और ये एसएसबी के जवान जो है वो सारे अपने साजो सामान के साथ जो है आर्म्स के साथ वो निकलने को मजबूर है। सर पूरा कैंप डूब गया सर? हाँ सर, पूरा डूब गया। कितना पानी होगा उसके अंदर? बहुत पानी है सर। तो ऐसे सारा सामान आम से लेकर के निकलना पड़ रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। कैसी स्थिति है वहाँ अंदर? अंदर का स्थिति लगभग 4-4.5 फीट पानी है। 4.5 फीट पानी है? हाँ। सारे सामान वहाँ पे डूब गए? हाँ, कुछ डूब गया, कुछ इधर बाहर है। देखिए कुछ यहाँ पे डूबे हैं, कुछ बाहर हैं, वहाँ पे सब डूब गए हैं। अंदर के जो गांव हैं उस गांव की क्या स्थिति है? प्लीज सर, हमारे साहब जी हैं उनसे। तो कितना पानी है अंदर में? अभी जो झंडू वाला कैंप है वो भरा हुआ है पानी से, गांव में भी पानी भरा हुआ है। तो ये एसएसबी के जवान हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका झंडू तोला जो है जहाँ पे एसएसबी कैंप है वो कैंप किस कदर पूरी तरह से तबाह हो गया है और वहाँ पे पूरी तरह से पानी भर गया है, जिसके कारण वहाँ से हटना पड़ रहा है। और हर जगह देखिए ये तस्वीरें कैसी हैं कि हर जगह यहाँ पे सड़कें जो है वो कटी हुई हैं और डूब कर यहाँ से अपने एक दूसरे पोस्ट पर जाना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण। और बिहार के बगहा में लगातार बारिश हो रही है और हालात बिगड़ रहे हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी उफान पर है। बादल ऐसे झमाझम बरसे हैं कि नदियों में पानी समाना मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हुआ है कि गांव के बीचों बीच नदी बहती दिखी है। गांव के गांव टापू में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, ये समझना मुश्किल हो गया है कि ज़मीन कहाँ है और नदी कहाँ है। पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिखे। पानी भरने की वजह से निचले इलाकों में बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। और बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद गंडक बैराज में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। दर्जनों गांव में नदी का पानी भर गया, जिसके बाद गांव के गांव टापू बने नजर आए। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी है। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। और राजस्थान के बारां में भी भारी बारिश की वजह से वहां सड़कें दरिया बनी हुई हैं।
सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिख रहा है कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाता ले चला गया।